अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम CPU स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम CPU की स्केड्यूलिंग के लिए जिन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हैं उन्हें स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम कहते हैं। देयर आर सेवरल स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हैं और हर स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्राइटेरिया रेडी क्यू से जॉब को सिलेक्ट करने का डिफरेंट है। मीनिंग टू से रेडी क्यू से जॉब को सिलेक्ट करके उसे CPU एलोकेट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे जिनमें इंक्लूड है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग। वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो पहले प्रोसेस आया उसको पहले CPU एलोकेट कर दिया जाएगा। ये फॉलो करता है FIFO स्ट्रक्चर को या क्यू डाटा स्ट्रक्चर को, यानी कि सारे प्रोसेस रेडी क्यू में एक क्यू में होते हैं और जो पहले प्रोसेस आता है क्यू में स्टार्टिंग में होता है उसको पहले CPU एलोकेट कर दिया जाता है। इस तरह वन बाय वन होता है। अ परफेक्ट रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ FCFS स्केड्यूलिंग इज बाइंग टिकट एट टिकट काउंटर, यानी इसकी एक एग्जांपल कि कैसे ये काम करते हैं, वर्किंग इसकी कैसे है। तो जैसे एक टिकट लाइन में लग के आप टिकट काउंटर से खरीद रहे होते हैं, सेम उसी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वर्क करता है। यानी क्यू में वन बाय वन एक प्रोसेस को सिलेक्ट करता रहता है और उसे CPU एलोकेट कर देता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है और वो आउट हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है और उसे CPU एलोकेट हो जाता है। किसी भी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया जाता है। इन जितना एवरेज वेटिंग टाइम कम होगा उतना ही इफिशिएंट वो एल्गोरिदम होगा। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है कि सिंगल प्रोसेस का वेटिंग टाइम लेकर उसको हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं सारे प्रोसेस की, कि पर प्रोसेस कितना वेटिंग टाइम जो आता है। तो देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। हमारे पास 4 प्रोसेसेस है मेमोरी में, यानी कि रेडी क्यू में। तो वो रेडी क्यू में आए, उनका बस टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम 21 है P1 का, P2 का 3 है, 6 है P3 का एंड 2 है 4 का। तो अब हम इसका गैंट चार्ट ड्रा करेंगे। गैंट चार्ट क्या होता है? बेसिकली ये सिस्टम की एग्जीक्यूशन सिस्टम कैसे कर रहा है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि एक प्रोसेस कब अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और कब एंड करता है। तो हम इसका ड्रा करते हैं इन प्रोसेस का, देन हम उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो हम देखते हैं कि क्यू में सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? P1। तो P1 को CPU एलोकेट हो जाता है और P1 0 से लेकर 21 तक अपना पूरा बर्स्ट टाइम कंप्लीट करता है। देन फिर क्यू में है P2 का है बर्स्ट टाइम 3। तो P1 के बाद P2 एग्जीक्यूट होगा और इसका क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 3 है तो 21 के बाद 3 टाइम ये रन होगा और यानी 3 इसका बर्स्ट टाइम रन होगा और फिर ये 24 तक रन होगा। P2 के बाद P3 जिसका बर्स्ट टाइम 6 है तो 24 में 6 बर्स्ट टाइम ऐड होगा तो ये 30 तक इसका काउंट होगा एग्जीक्यूशन साइकिल। फिर P4 जो है इसका 2 है तो ये 32 तक। इस तरह हमने सिस्टम में देखा कि प्रोसेस की टाइमलाइन क्या है, कब एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है और एक प्रोसेस को वेट कितना करना पड़ा। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो वेटिंग टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिनिश टाइम से हम माइनस करेंगे बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम सारे प्रोसेस का सेम 0 है, हमने अज्यूम किया था। तो सारे प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो मैंने इकट्ठा ही यहाँ कैलकुलेट किया। लाइक P1 का जो फिनिश टाइम था वो 21 था। फिनिश टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना है तो 21 में से 21 माइनस किया 0। P2 का फिनिश टाइम 24 है, 24 में से 3 को माइनस किया तो 21। इस तरह 30 में से 6 को माइनस किया 24 एंड 32 में से 2 को माइनस किया 30। अब इसको डिवाइड कर देंगे। इनका सम ऑफ प्रोसेसेस का जो टाइम है वेटिंग टाइम है। बेसिकली ये इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम है। इंडिविजुअल प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है उसका सम और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं उस पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम 18.75 मिली सेकेंड्स कह लें कि हर प्रोसेस को आते हैं इस क्यू के CPU के। तो हम देखते हैं कि ये वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी क्योंकि हमने बाकी एल्गोरिदम्स को नहीं देखा, उनसे कंपेयर नहीं किया,
बट ये बहुत ज़्यादा जो है एवरेज वेटिंग टाइम है। तो FCFS के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी एक दफ़ा जिस प्रोसेस को CPU एलोकेट हो जाता है जब तक उसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता वो रिलीज नहीं करता। बेशक बाद में जो है वो शॉर्टेस्ट प्रोसेस भी हो मेमोरी क्यू में तो वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल ये देखें कि अगर अब आपका सिस्टम जो है आपने ऑन किया तो वो समटाइम बैकअप डेली रूटीन का स्टार्ट कर देता है। तो अगर वो पहले इतना लेंथी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए तो बाकी जो है आप तब तक कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक आपका बैकअप कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसका ये एक मेजर ड्रॉबैक है। सेकंड इसका ड्रॉबैक है एवीटी इज हाई, एवरेज वेटिंग टाइम इसमें बहुत ज़्यादा है। एंड थर्ड वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन इन पैरेलल इज नॉट पॉसिबल, यानी एट अ टाइम CPU जो है वो एक ही काम कर रहा होता है, इसमें पैरेलल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की नहीं हो सकती। तो इसकी जो एडवांटेजेस हैं या ड्रॉबैक्स है उसको ओवरकम करता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। जैसा कि इसका भी नाम ज़ाहिर करता है कि जो शॉर्टेस्ट जॉब है उसको पहले CPU के टाइम एलोकेट किया जाए। शॉर्टेस्ट जॉब का अंदाज़ा हम उसके बर्स्ट टाइम या बर्स्ट साइज से लगाएंगे। 2 पॉसिबल इसमें स्कीम्स हैं, एक नॉन प्रीएम्प्टिव और एक प्रीएम्प्टिव, यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम 2 तरह से वर्क करता है, एक प्रीएम्प्टिव में और एक नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि एक दफ़ा CPU जिस प्रोसेस को एलोकेट हो गया जब तक कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं कर लेती अपना बर्स्ट टाइम तब तक उससे रिलीज नहीं किया जा सकता। जबकि प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि अगर नया प्रोसेस आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम रनिंग प्रोसेस से शॉर्ट है तो करंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के नॉन प्रीएम्प्टिव एग्जांपल कि नॉन प्रीएम्प्टिव में कैसे वर्क करता है। मैंने सेम वही प्रोसेस ली है और वही बर्स्ट टाइम रखा है जो FCFS में रखा था। तो अब हम इसका गैंट चार्ट ड्रा करते हैं और फिर एवरेज वेटिंग टाइम से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या ये एल्गोरिदम पिछले एल्गोरिदम से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है या वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले देखें, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है जिसको एक दफ़ा CPU एलोकेट हो गया उसने कंप्लीट एग्जीक्यूट होना है। तो अब देखें 4 प्रोसेस हैं रेडी क्यू में और ये सेम टाइम यानी टाइम इनका अराइवल टाइम 0 आप फर्ज कर लें तो यानी सेम टाइम पे आए। अब इन सब में से जो शॉर्टेस्ट जॉब है या शॉर्टेस्ट प्रोसेस है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है? P4 का। तो CPU सबसे पहले एलोकेट होगा P4 को और 0 से 2 तक P4 एग्जीक्यूट होगा। और अब P4 के बाद शॉर्टेस्ट जो प्रोसेस है वो है P2, इसका बर्स्ट टाइम 3 है, वो कंप्लीट 2 से 3 बर्स्ट टाइम कंप्लीट अपना करेगा यानी 5 तक। अब नेक्स्ट शॉर्टेस्ट प्रोसेस कौन सा रेडी क्यू में? P3। अब उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 6 है। तो 5 से 6 तक वो अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट किया तो 11 तक जो है वो आपके सिस्टम ने एग्जीक्यूट किया। देन जो क्योंकि P1 आप देखें P1 जो था वो लिस्ट में या क्यू में तो फर्स्ट पे था, बट क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम बहुत ह्यूज था या उसका साइज बहुत ज़्यादा था दैट्स वाई वो एंड पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वही 11 + 21 ये 32, तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होगी। अब हम इसका भी एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। वही टेक्निक है कि फिनिश टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करना है और फिर माइनस करना है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम यहाँ तो 0 है। नॉन प्रीएम्प्टिव में ज़्यादातर अराइवल टाइम जो है वो मैटर इतना नहीं करता। तो यूजुअली जो है वो फिनिश टाइम यानी एक जॉब या एक प्रोसेस का फिनिश हुआ उस टाइम से बर्स्ट टाइम को माइनस कर दें तो हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम आ जाता है। तो इसका हमने जब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया डिवाइड करने से 4 पे डिवाइड करने से तो वो आता है 4.5। तो आप कंपेयर करें कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम से। ये तो था प्रीएम्प्टिव SJF। अब हम देखते हैं प्रीएम्प्टिव। पहले हमने नॉन प्रीएम्प्टिव को देखा, अब हम प्रीएम्प्टिव SJF एग्जाम्पल देखते हैं। वही प्रोसेस है बट जब भी प्रीएम्प्टिव का आएगा जिक्र तब अराइवल टाइम जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगी, यानी अराइवल टाइम सबका सेम नहीं हो सकता। तो इसमें 2 चीज़ों को हम साथ लेके चलेंगे, यानी एक तो अराइवल टाइम देखेंगे प्रोसेस का और दूसरा बर्स्ट टाइम देखेंगे। तो जैसे कि ये जो एल्गोरिदम है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो अब P0 टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस क्यू में अवेलेबल है या आप ये कह लें रेडी क्यू में अवेलेबल है। तो P1 को
सबसे पहले जो है CPU एलोकेट हुआ क्योंकि 0 टाइम पे अभी P1 के अलावा और कोई प्रोसेस क्यू में नहीं था, तो ये 0 से स्टार्ट होगी इसकी एग्जीक्यूशन और 2 तक चलेगी, बिकॉज 2 के बाद नेक्स्ट P2 एक और प्रोसेस आ गया। अब देखें ये इसकी सिर्फ 2 तक चली है, यानी इसकी अभी 5 बस टाइम इसका रिमेनिंग है और नया प्रोसेस P2 आ गया। अब कंपेयर होगा उसका बस टाइम इसके बस टाइम से, तो शॉर्टेस्ट कौन हुआ? P2, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव मेथड हम फॉलो कर रहे हैं स्केजुलिंग का, जिसमें अगर शॉर्टेस्ट जो बाद में भी आ जाए तो वो करंट जो रनिंग प्रोसेस है उसको रिप्लेस कर देती है। प्रीएम्प्शन का मतलब यही होता है। तो हम इसमें क्या अब होगा कि P2 क्योंकि शॉर्टेस्ट जॉब है तो वो रिप्लेस कर देगी P1 को, तो 2 से फिर आगे 4 तक ही अभी P2 ने एग्जीक्यूट किया था कि एक प्रोसेस 3 भी आ गया जिसका अराइवल टाइम 4 था, और उसका अभी देखिए इसने 2 में अब इसका 2 जो है वो रिमेनिंग है बस टाइम, और अभी इससे कंपेयर हुआ बस टाइम प्रोसेस 3 का, तो किसका शॉर्ट है? प्रोसेस 3 का, तो CPU एलोकेट हो जाएगा P3 को। P3 का क्योंकि बस टाइम है ही 1, अभी वो 1 कंप्लीट चल गया था और 5 तक उसने कंप्लीट किया साइकिल को, और नेक्स्ट प्रोसेस P4 आ गया जिसका अराइवल टाइम 5 था। क्योंकि अब इसका तो था ही P3 का 1 था तो वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अगर 2 भी बस टाइम होता तो वो जो है वो वहीं स्टॉप कर देता और नेक्स्ट प्रोसेस को देखता कि वो क्या वो नेक्स्ट प्रोसेस शॉर्ट है या नहीं। अब 5 पे ये तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 5 पे आपके पास आ गया है P4 आ गया है, लेकिन इसका बस टाइम क्या है? 4 है। तो 4 जो है अब देखेंगे, अब मेमोरी में 3 प्रोसेस हो चुके हैं, एक P4, P2, P1, तो इनमें सबसे शॉर्ट बस टाइम किसका है? P2 का। ऑल्दो 4 आया है लेकिन जब कंपेयर किया गया उसको P2 से तो वो उससे बड़ा प्रोसेस था, तो अब CPU एलोकेट होगा P2 को। P2 जो है अभी एग्जीक्यूट होगा 5 से 7 तक, ठीक है। फिर रिमेनिंग प्रोसेस रह गए थे P1 एंड P4। अब उनमें स्मॉलेस्ट प्रोसेस P4 है, तो 7 से नेक्स्ट काउंट 11 तक यानी 4 तक, क्योंकि अभी 5 तक नहीं है। अगर तो यहाँ पे 6 होता तो फिर ये ना होता, P1 एग्जीक्यूट होता, ठीक है। क्योंकि अभी इसकी जो बस टाइम था वो इससे कम था, इस तक नहीं पहुंचा था, अभी ये कंप्लीट ही होगा क्योंकि कोई नया शॉर्टेस्ट प्रोसेस इसके बाद नहीं आ रहा जो रिप्लेस कर दे, इसलिए ये P4 पूरा एग्जीक्यूट होगा 7 से 11 तक। एंड इन द लास्ट P1 का जो रिमेनिंग बस टाइम रहता था वो 11 से 16 तक। तो अब हम इसका वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। प्रीएम्प्टिव में मैंने आपको बताया था कि जो हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं वो फिनिश टाइम माइनस बस टाइम एंड अराइवल टाइम। पिछले हमने जितनी एग्जांपल्स की उनमें अराइवल टाइम क्योंकि 0, बट यहाँ हर प्रोसेस का अराइवल टाइम डिफरेंट है, तो हर प्रोसेस का सबसे पहले हम इंडिविजुअल वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइक P1 का है 9, P1 ने फिनिश कब किया? अब देखें P1 2 दफा आया, 2 दफा P1 को CPU एलोकेट हुआ है और इसकी एंड फिनिश टाइम जो होगा वो लास्ट टाइम जो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है वो होगा 16 माइनस बस टाइम क्या है इसका 7, 16 माइनस 7 माइनस 0 9, P1 का वेटिंग टाइम। P2 का क्या है 7, 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 2 1, ठीक है। इस तरह हमने सारे प्रोसेस के वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया। Now we will calculate average waiting. So average waiting time कैलकुलेट किया है जो कि 3 है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि as compared to non preemptive, preemptive जो है वो बेस्ट परफॉर्म एल्गोरिथम कर रहा है। सो अब हम नेक्स्ट एल्गोरिथम को देखते हैं जो कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग है। एंड अदर टू स्केजुअल जॉब इज टू पिक द जॉब दैट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी ये है कि प्रायोरिटी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, यानी कोई एक इंटीजर वैल्यू है कि प्रोसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रायोरिटी असाइन करेगा हर प्रोसेस को, ताकि प्रायोरिटी की बेस पे उसको एग्जीक्यूट किया जाए। सो प्रायोरिटी इंटीजर में 1 to 10 आप प्रोसेस को डिजिट्स असाइन कर दें, जो कि लाइक 1 जो है इट मीन्स उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू 10। तो इस तरह से हर प्रोसेस की उसको उसकी प्रायोरिटी के बेस पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग कैन आइदर बी नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव।
नॉन प्रीएम्प्टिव को देखते हैं सबसे पहले। देखिए नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हमने कि सीपीयू जिसको एक दफा एलोकेट हो गया तो उसको कंप्लीट उसका फर्स्ट टाइम कंप्लीट करेगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव की, जिसको प्रोसेस जिसमें 4 प्रोसेस हैं, प्रायोरिटी है एंड बर्स्ट टाइम है। एक चीज मैं भूल गई थी कि प्रीएम्प्टिव एसजेएफ को जो है वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम भी कहते हैं एल्गोरिदम, यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट पे मेंशन किया था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिदम वो प्रीएम्प्टिव एसजेएफ ही है। तो अब हम चलते हैं प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की तरफ। नॉन प्रीएम्प्टिव में हम देख रहे हैं इनको, यानी अराइवल टाइम सबका 0 हमने काउंट किया है। इसका अब हम गैंट चार्ट ड्रा करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी की बेस पे देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P2 की है। तो P2 को सबसे पहले CPU एलोकेट होगा और ये 0 से अपना 3 तक बस टाइम कंप्लीट करेगा। और 1 के बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आती है, P1 की, और उसका क्योंकि बस टाइम 21 है तो 24 तक उसने कंप्लीट किया। देन हाईएस्ट प्रायोरिटी P4 की है। तो यहाँ पे प्रोसेस 4 को जो है CPU एलोकेट होगा और प्रोसेस 4 का बस टाइम है 2, तो ये 26 तक इसने एग्जीक्यूट किया। और नेक्स्ट लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस 3 की थी, तो जो कि P3 जो है वो लास्ट पे आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है और अपना बस टाइम कंप्लीट किया 32 तक, बिकॉज उसका बस टाइम 6 था। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग इंडिविजुअल प्रोसेस वेटिंग टाइम। तो ये अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम। तो 13.25 मिलीसेकेंड इसका एवरेज वेटिंग टाइम है, विच इज ह्यूज एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोसेसेस इन प्रीवियस एल्गोरिदम्स। अब हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का जो दूसरा मेथड प्रीएम्प्टिव है उसको देखते हैं। वही हमने प्रोसेस लिए हैं P1 2 3 कम कर दिए ताकि बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इस तरह से, बिकॉज इसमें हमने अराइवल टाइम को भी देखना है और हमने प्रायोरिटी को भी देखना है। तो 2 चीज़ों को हमने मद्देनजर रखते हुए इसकी स्केड्यूलिंग करनी है। तो चलिए गैंट चार्ट ड्रा करते हैं। अब देखिए अराइवल टाइम देखें, 0 अराइवल टाइम पे सिर्फ P1 है, ठीक है। तो उसकी प्रायोरिटी जो थी वो 3 थी, बट उस तब तक कोई और प्रोसेस ही नहीं आया था। तो P1 को CPU एलोकेट हो जाएगा और वो 0 से 2 तक अभी एग्जीक्यूट हुआ था। हालांकि इसका बस टाइम देखें आप 10 था, अब 8 रिमेनिंग रह गया। 2 तक ही अभी ये एग्जीक्यूट हुआ था कि नेक्स्ट प्रोसेस P2 आ गया था अराइवल टाइम, जिसकी प्रायोरिटी हाई थी एज कंपेयर टू P1। तो P2 को CPU एलोकेट हुआ और उसका बस टाइम 1 था, उसने 3 तक अपना कंप्लीट किया बस टाइम। तो अभी तक क्यू में सिर्फ 2 प्रोसेस हैं, P1 P2 और P3 अभी तक नहीं आया। तो फिर CPU देखिएगा कब, तो ये तो कंप्लीट हो गया, तो बाकी कौन सा प्रोसेस बचा, P1। तो P1 को CPU एलोकेट हो जाएगा और वो अभी उसने अपना 1 तक ही किया था अपना बस टाइम, यानी कि अभी 7 रिमेनिंग है और P3 4 पे आ गया, ठीक है। यानी अराइवल टाइम को हमने देखना है उसके सिस्टम के एग्जीक्यूशन के साथ मैच करते हुए। अब क्योंकि P3 की प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है तो प्रोसेस जो है इसको CPU एलोकेट हो जाएगा P3 को और ये 7 तक अपना कंप्लीट बस टाइम कर लेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी उससे हाई है और इसके बाद कोई जो है वो हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस नहीं आया। तो अब रिमेनिंग प्रोसेस P1 है और इसको मिल जाएगा और इसका 7 जो था रहता था अभी बस टाइम, तो वो कंप्लीट करेगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम की। P1 की जो है वो 4 है, बिकॉज P1 सबसे लास्ट में जो है उसका फिनिश टाइम कंप्लीट होता है। तो फिनिश टाइम माइनस बस टाइम 14 माइनस बस टाइम 10 4 एंड 4 माइनस अराइवल टाइम 0 4। P2 का जो फिनिश टाइम है वो है 3 एंड बस टाइम है 1, तो 3 माइनस 1 2 एंड माइनस 2 0। इस तरह P3 का तो एवरेज वेटिंग टाइम है 1.3, जो कि काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो मसला ये है कि सारे एल्गोरिदम अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक एल्गोरिदम ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करता है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हुए CPU की स्केड्यूलिंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राउंड रोबिन स्केड्यूलिंग। ये इसमें क्या होता है, हर प्रोसेस को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम CPU का दिया जाता है, जिसको
टाइम स्लाइस भी बोला जाता है या टाइम क्वांटम कहा जाता है। तो राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग की एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 3 प्रोसेस हैं जो कि रेडी क्यू में सीपीयू का वेट कर रहे हैं और तीनों का ये बर्स्ट टाइम है। तो क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि हर प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम दिया जाता है, लेट्स सपोज टाइम स्लाइस जो है वो ईच प्रोसेस इज 3, तो हर प्रोसेस को जो है 3 बर्स्ट टाइम उसका एग्जीक्यूशन में जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा, फिर इस तरह से बारी बारी। अराइवल टाइम इनका सबका जो है वो 0 है। रेडी क्यू में 3 प्रोसेस मौजूद हैं। अब हम तीनों को बारी बारी एग्जीक्यूट करेगा सीपीयू बाय एलोकेटिंग 3 बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले P1 को गैंट चार्ट ड्रा करते हैं। P1 0 से 3 तक एग्जीक्यूट होगा, या उसको 3 तक उसने अपना बर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया, तो ये रिमेनिंग कितना बचता है 7। अब फिर इसके बाद P2 को मिलेगा, तो इसका भी क्योंकि 3 ही मिलना है बर्स्ट टाइम, क्योंकि टाइम स्लाइस सबके लिए इक्वल है, तो इसने 6 तक किया, अभी ये 1 रिमेनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब P3 को मिला, तो P3 को तो बस टाइम था ही 3, तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर देगा। अब फिर P1 को सीपीयू एलोकेट होगा और वो अपना 3 तक जो है वो कंप्लीट करेगा प्रोसेस, तो 12 तक ये कंप्लीट होगा और अभी उसका बस टाइम 4 रिमेनिंग है। फिर P2 को, और उसका तो 1 ही रहता था बस टाइम, 13 तक वो कंप्लीट हुआ, और अब रिमेनिंग देखें P1 के जो है वो 4 बस टाइम रहता है और हमारे टाइम स्लाइस है 3। तो सीपीयू एलोकेट होगा P1 को 3 तक एंड देन P1 को 1 तक, 17 तक जो है कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसके कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। इंडिविजुअल प्रोसेस का वेटिंग टाइम कैलकुलेट। सो एक प्रोसेस का बता देती हूँ। फिनिश टाइम P1 का 17 है माइनस बस टाइम 17 माइनस 10 7। तो इस तरह से प्लस कर देना है सिंगल प्रोसेस के वेटिंग टाइम को। सबके प्लस करने के बाद उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है उन पे डिवाइड किया, तो हमारे पास 7.3 एवरेज वेटिंग टाइम है। तो आज के इस लेक्चर में हमने स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस किया। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में सबसे जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो एल्गोरिदम कौन सा है? तो आपने इसका मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो वर्ड ऑफ द डे है नॉन प्लस, जिसका मतलब है कंफ्यूज या bewildered, या अपने होशो हवास में ना होना। शी वाज नॉन प्लस बाय सच एन ऑड क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।